Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Bal Gangadhar Tilak and Ganesh Chaturthi associated with him. So this topic is important from our syllabus GS Paper 1 Indian history point of view. देखिए अभी किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। तो मौजूदा टाइम में गणेश चतुर्थी, गणेश फेस्टिवल काफी धूमधाम से वेस्टर्न इंडिया में मनाया जा रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में 19 सितंबर से शुरू हुआ है। वैसे तो पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन वेस्टर्न रीजन्स में खासकर महाराष्ट्र में इसको काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अगर आप गणेश चतुर्थी का आप हिस्ट्री देखें, गणेश फेस्टिवल का आप हिस्ट्री देखें, तो यू विल फाइंड कि 1893 से पहले इट वाज अ वन डे अफेयर, एक दिन के लिए बस होता था, ऐसे 10 दिन के लिए नहीं होता था। एंड यूजुअली इट वाज ऑब्जर्व्ड इन प्राइवेट, प्राइमरीली बाय ब्राह्मण्स और बाय अपर कास्ट पीपल। तो ऐसा कोई बहुत ही मास फेस्टिवल ये नहीं था। इट वाज बीइंग सेलिब्रेटेड इन अ वेरी लिमिटेड फैशन टिल 1893। ये बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने गणपति फेस्टिवल को इतना मास कल्चर में कन्वर्ट किया। एंड देन ही स्टार्टेड ए न्यू ट्रेडिशन इन 1893 जहां पे गणपति का वर्शिप, और गणपति एनीवे गणपति इज नोन एज अ गॉड हु रिमूव्स ऑब्स्टेकल, विघ्नहर्ता, गॉड हु ब्रिंग्स गुड लक, सुख करता। तो इस आइडिया को उन्होंने काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया और गणपति फेस्टिवल को उन्होंने कम्युनिटी फेस्टिवल बनाया इन 1893। और गणपति फेस्टिवल को कम्युनिटी फेस्टिवल बनाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था कि इसी के थ्रू फिर धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। जब लोगों की गैदरिंग होगी तो फिर बातचीत होगी, अलग अलग मुद्दों पे 10 दिन तक लोग इकट्ठा होंगे, बातचीत होगी। सो दिस इज हाउ नेशनल मूवमेंट कुड बी गिवन सम स्टीम, दैट वाज द पर्पस। तो एक बार जरा देख लेते हैं द रीजन बिहाइंड प्रमोटिंग गणेश फेस्टिवल। फ्री गैदरिंग होगी लोगों की, सो दैट विल बिकम अ सोर्स फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। और अपर कास्ट, लोअर कास्ट, तमाम कम्युनिटी के लोग जब मिलेंगे, सो दैट विल लीड टू सम यूनिटी अमंगस्ट पीपल, दैट विल गिव अ सेटबैक टू ब्रिटिशर्स हु बिलीव्ड कि इंडियंस आर सेग्रीगेटेड ऑन कास्ट एंड कम्युनिटी लाइंस, दे कैन नॉट बी यूनाइटेड। और खासकर जैसा कि मैंने आपको कहा कि कास्ट बेस्ड जो प्रॉब्लम्स थे, डिवीजन था हिंदू कम्युनिटी के अंदर खासकर, उसको एड्रेस करने की एक मेन इंटेंशन थी गणेश फेस्टिवल को ऐसे मास फेस्टिवल बनाने के पीछे। अदरवाइज अर्लियर इट वाज बेसिकली वन डे अफेयर एंड ओनली प्रोमिनेंट अमंगस्ट ब्राह्मण्स। तो धीरे धीरे इसको हर एक कास्ट के लिए, हर एक कास्ट के लोगों के बीच में उन्होंने पॉपुलर बनाया। इसके लिए उन्होंने इस आइडिया को काफी ज्यादा इम्फेसाइज किया कि कैसे गणपति जो फेस्टिवल है या गणपति बप्पा जो है वो विघ्नहर्ता और सुख करता है। तो इनको इस आइडियाज को काफी प्रमोट किया ताकि अलग अलग कम्युनिटी के लोग फ्रॉम डिफरेंट कास्ट वुड गेट इंगेज इनटू दिस गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन। इसी बहाने द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वुड गेट स्प्रेड and this would invigorate new energy amongst Indian for national movement. So that's what is the idea behind making Ganesh Chaturthi a mass festival. आपको एक बात और जाननी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि नेशनल कॉज या नेशनल मूवमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तिलक ने गणेश फेस्टिवल के लाइन में ही शिवाजी फेस्टिवल भी मनाना शुरू किया 1896 से, जिसमें फिर पब्लिक गैदरिंग होती थी, बातचीत होती थी ऑन डिफरेंट इश्यूज, स्पेशली द नेशनल इश्यूज। और ये आप इमेज देख सकते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट गणेश उत्सव मंडल स्टार्टेड बाय तिलक। सो इसी कारण से सिंस बाल गंगाधर तिलक ऑलवेज बिलीव्ड इन मासेस कैपेबिलिटी टू ब्रिंग नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो नेशनल रेजिस्टेंस को प्रमोट कर सकते थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाल गंगाधर तिलक। और इसी कारण से बाल गंगाधर तिलक ऑलवेज ट्राई टू मोबिलाइज मासेस, मासेस के स्ट्रेंथ में, लोगों के स्ट्रेंथ में वो बिलीव करते थे। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है लोकमान्य, लीडर ऑफ द पीपल। अदरवाइज उनसे पहले जो मॉडरेट लीडर्स थे, दे नेवर बिलीव्ड इन द मास कॉन्सियसनेस, वो मासेस को कभी कन्विंस करके मासेस के साथ नेशनल मूवमेंट को प्रमोट करने में कभी बिलीव नहीं करते थे। पर इट वेर द
एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स स्पेशली बाल गंगाधर तिलक, उसमें तीन लोग आते हैं, लाल बाल पाल, तो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दे बिलीव्ड इन मास मूवमेंट। और नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाने के लिए ही गणेश फेस्टिवल को ऐसे मास स्केल पे मनाया जाना शुरू किया गया। बट हाँ, गणेश फेस्टिवल के कुछ कंसर्न्स भी निकल कर के आए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहला कंसर्न है कम्युनल फ्लेवर और कम्युनल फर्वर टू द फेस्टिवल। देखिए, गणेश फेस्टिवल को एक सोर्स बनाया गया नेशनल मूवमेंट या नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, नेशनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, दैट टू सम एक्सटेंट गॉट कम्युनल फर्वर और रिलीजियस फर्वर। जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, दे स्टार्टेड टू गेट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द इंटायर नेशनल मूवमेंट सेंटिमेंट, क्योंकि उनको लगा कि ये जो नेशनल मूवमेंट है दैट इज बीइंग कास्टेड अलोंग हिंदू लाइन, that became a basis for schism, यानी कि segregation in national movement, and that ultimately led to partition of the country that you know। और a period of time हमारा जो national movement को strengthen करने का पर्पस था, वो strengthen तो हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से अगर सोचा जाए तो वीक भी हुआ, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस हुए, बट हिंदूज के बीच में कंसोलिडेशन आया बिकॉज ऑफ सच अप्रोच टेकन बाय तिलक। और 1893 में यू विल सी देयर वाज अ वेव ऑफ कम्युनल क्लैशेस आल्सो बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो ये सारी चीजें उस टाइम में हो रही थी। तो आप कह सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट को कम्युनल फर्वर मिला बिकॉज ऑफ सच इनिशिएशंस टेकन बाय तिलक। और दूसरा, तब से लेकर के गणेश फेस्टिवल जो है इतना धूमधाम से इतने लार्ज स्केल पे मनाया जाता है, सो उसका नेचर पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इकोलॉजिकल कंसर्न। फॉर एग्जांपल, ये जो मूर्तियां बनाई जाती हैं आइडल्स, मेनली मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट करता है वाटर बॉडीज पे जहां पे आइडल इमर्जन किया जाता है, बिकॉज दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टे फॉर द लॉन्गर टाइम इन वाटर, दे टेक लॉन्गर टाइम फॉर डिकम्पोजिशन। उसके अलावा जो ये मूर्तियां बनाई जाती हैं उसमें केमिकल डाइज वगैरह यूज किए जाते हैं पेंट करने के लिए, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। दीज आर सर्टेन इश्यूज एसोसिएटेड विद द तिलक फेस्टिवल, आई एम सो सॉरी, गणेश फेस्टिवल दैट इज नाउ सेलिब्रेटेड एट लार्जर स्केल। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। 1893 तक गणेश उत्सव वॉज अ प्राइवेट वन डे अफेयर mainly by Brahmins of upper caste। तिलक ने 1893 में इसको 10 डे पब्लिक अफेयर बनाया, पब्लिक गैदरिंग को प्रमोट किया। पर्पस था नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथन करना, गैप को ब्रिज करना बिटवीन डिफरेंट कास्ट ऑफ पी अमंग्स हिंदुइज्म एंड कंट्रीब्यूशन फॉर नेशनल मूवमेंट। लोग ज्यादा चंदा दे पाए, जिससे नेशनल मूवमेंट के लिए ज्यादा ज्यादा पैसे इकट्ठे हो पाए। दैट वाज आल्सो पर्पस बिहाइंड दिस गणेश उत्सव। लेकिन इससे कुछ कम्युनल इश्यूज निकल करके आए, इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी आज तक देखने को मिल रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये हिंट्स पढ़ना होगा। तो ये हिंट्स का मैं मोटा मोटा आइडिया आपको दे दूं। देखिए, मुहर्रम जो है वो लगभग उसी वक्त होता है इस्लाम के अंदर, उसी वक्त इसको ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जिस वक्त गणेश चतुर्थी होती। तो 1893 से पहले मुहर्रम में हिंदूज भी काफी हद तक पार्टिसिपेट करते थे। बट 1893 में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़े कम्युनल क्लैशेस हो गए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। दैट वाज आल्सो a reason why Tilak started a separate Ganesh Chaturthi festival at a larger scale, and he persuaded Hindus not to take participation in Muharram, rather to take participation in Ganesh festival। तो अगर आप गणेश फेस्टिवल का लार्ज स्केल पे जो आ, आप कह सकते हैं मनाना शुरू किया तिलक ने, इसको अगर आप उसकी बिगिनिंग देखेंगे तो यू माइट फील दैट इट वाज अगेंस्ट मे बी Islam community. But over a period of time, the real intention of Tilak was known, that was to strengthen national movement against Britishers through this Ganesh festival। तो ये सारी बातें हैं। पहले तिलक himself was found participating in Muharram इन बुधवार चौक, पुणे में एक जगह है, वहां पे खुद वो मुहर्रम का हिस्सा थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि 1892 तक 93 तक हिंदूज भी पार्टिसिपेट करते थे। So there was a lot of unity amongst Hindu and Muslims। लेकिन फिर कम्युनल क्लासेस हुए 1893 में, और तब से गणेश फेस्टिवल मनाया जाने लगा अलग से, इन ऑर्डर टू डिसुएड हिंदूज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन मुहर्रम। The next article is about Nepal-China agreement। Nepal and China have signed 12 agreements recently।
So this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, नेपाल और इंडिया की अगर बात की जाए तो हिस्टोरिकली वी हैव शेयर्ड ए वेरी गुड डिप्लोमेटिक टाइज, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ज्योग्राफिकली वी आर इन वेरी क्लोज कनेक्ट। आप अगर सुपरफिशियल तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नेपाल और आ, चाइना के बीच में वही प्रॉक्सिमिटी है जो नेपाल और इंडिया के बीच में है, बट दैट इज नॉट ट्रू इन रियलिटी, क्योंकि नेपाल और चाइना के बीच में हिमालयन ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स हैं। सो ज्योग्राफिकली नेपाल इज विद इन अ ग्रेट डिस्कनेक्ट विद चाइना। ज्योग्राफिकली वो उसके प्रॉक्सिमिटी में नहीं है क्योंकि बीच में हिमालयन माउंटेन्स है, बट ज्योग्राफिकली इट इज इन ग्रेट प्रॉक्सिमिटी विथ इंडिया। तो नेचुरली नेपाल इंडिया के साथ ज्योग्राफिकल कनेक्ट में है नेचुरल तरीके से। सो दैट इज वाई नेपाल और भारत के जो संबंध हैं वो कल्चरल टाइज काफी स्ट्रांग रहे हैं हिस्टोरिकल टाइम से ही। Many Hindu religious sites are there in Nepal, for example, Pasupatinath temple and all. We have common values, respect for democracy now. Nepal में democracy थोड़ी late आई, but now both countries are democratic. People to people ties are very strong. तो इसी कारण से नेपाल और भारत के रिलेशन को कहा जाता है रोटी बेटी का संबंध। रोटी से हमारा मतलब है कि इकोनॉमिक टाइज काफी अच्छे हैं। नेपाल से लोग काफी ज्यादा भारत में आते हैं पैसा कमाने के लिए, अलग अलग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए, यानी कि रोटी कमाने के लिए। और क्रॉस कल्चरल मैरिजेस भी बहुत होते हैं, क्रॉस कंट्री मैरिजेस भी बहुत होते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है रोटी बेटी का संबंध। इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं और कल्चरल रिलेशंस भी हैं। और राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया और नेपाल के स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज को फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए इंडिया एंड नेपाल साइंड अ पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1950 दैट एक्टेड एज अ बेडरॉक फॉर स्पेशल रिलेशन बिटवीन द टू साइड। तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था 2015 तक, 2015 तक इंडिया नेपाल हैड अ गुड रिलेशन, गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस with some hiccups here and there, but otherwise till 1915 things were quite smooth. लेकिन 1915 में भारत और नेपाल के बीच में जो रिलेशंस उसमें काफी मेजर बदलाव आए। तो ये डिफरेंसेस को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा नेपाल की पॉलिटिक्स को समझना होगा। यू सी, नेपाल के अंदर अगर आप रीजन को देखें, जो सेटलमेंट एरियाज हैं, तो उसको बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक, एक्सट्रीमली हिली एरियाज, हाइयर हिमालयन रीजन्स, यहाँ पे तो सेटलमेंट ना के बराबर है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज नेग्लिजिबल। बीच में है फिर ये वाला मिडिल हिमालय रीजन जो आप कह सकते हैं, जहाँ पे ठीक ठाक सा सेटलमेंट है। यहाँ पे जो कम्युनिटी सेटल्ड है उसको कहा जाता है पहाड़ी कम्युनिटी। पहाड़ी कम्युनिटी जो येलो कलर से दिखाया, और फिर ये जो ग्रीन कलर से यहाँ दिखाया, ये है तराई रीजन ऑफ नेपाल। और तराई रीजन में जो कम्युनिटी के लोग ज्यादातर रहते हैं वो है मधेसीस। और तराई रीजन जो आप देख रहे हैं, इट इज इन डायरेक्ट कनेक्ट विथ बिहार एंड उत्तर प्रदेश रीजन। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी आधा तराई पार्ट है, थोड़ा सा तराई पार्ट जो है वो नेपाल में है। तो तराई रीजन में लोग जो हैं, भले बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री है, बट सिंस द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर कॉमन, दैट इज वाई कल्चर इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। और इस एरिया में क्रॉस कल्चरल कनेक्ट, खासकर क्रॉस कल्चरल मैरिजेस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। तो मधेसीस का आप कह सकते हैं, जो मधेसीस तराई में रहते हैं उनका काफी स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्ट है भारत के अंदर रहने वाले लोगों से, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई रीजन के रहने वाले लोगों के साथ इनका मधेसीस का काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। अभी अगर आप देखोगे तो मधेसी जो हैं, दैट इज सिंस दे हैव ए वेरी क्लोज कल्चरल एफिनिटी विथ पीपल फ्रॉम इंडिया, मधेसीस वहां पे जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो है नेपाली कांग्रेस। क्यों सपोर्ट करते हैं नेपाली कांग्रेस को? क्योंकि इन जनरल नेपाली कांग्रेस हैज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्रो इंडिया पॉलिसीज। और ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे जो रहते हैं पहाड़ीज, पहाड़ी जो हैं दे सपोर्ट द कम्युनिस्ट पार्टी इन नेपाल। एंड व्हाई दे सपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी? बिकॉज इन जनरल दीज पहाड़ीज एंड मधेसीज have conflictual hostile relation, and these Madhesis support Communist Party of Nepal, which has inclination towards China. आई जस्ट होप कि अभी तक आपको बातें समझ आ रही हैं। दो मेजर कम्युनिटी हैं पहाड़ीज, जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। नेचुरली ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल इज हैविंग क्लोज कोऑर्डिनेशन विद चाइना बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म एज अ ब्रॉडर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। जबकि तराई रीजन में रहने वाले हैं मधेसीस,
और मधेसी जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो है नेपाली कांग्रेस। तो ये है इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल। और यही कारण है कि जब जब आप देखेंगे कि नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट सरकार आ गई, पहाड़ी लोगों की सरकार अगर आ गई, तो फिर नेपाल जो है प्रो चाइना पॉलिसीज अडॉप्ट करने लगता है। और जब जब वहां पे नेपाली कांग्रेस की सरकार रहती है, तब तब आप देखोगे कि नेपाल कुछ हद तक प्रो इंडिया पॉलिसीज अपनाता है। लेकिन ऐसे हालात 2015 तक नहीं थे। टिल 2015 even communists were quite moderate with respect to India. They were not completely hostile to India. They were not completely pro to India, pro to China till 2015. लेकिन 2015 में आया वाटर सेड मोमेंट बिटवीन नेपाल एंड इंडिया रिलेशंस। 2015 में तीन चीजें हुई एक के बाद एक। सबसे पहले 2015 में अप्रैल मई महीने में अर्थक्वेक आया, काफी कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक आया नेपाल में, और वहां पे काफी सारा डैमेज हुआ, कई सारे लोगों की जानें गई। उस अर्थक्वेक को कवर करने के लिए इंडियन मीडिया फ्लडेड नेपाल, बहुत सारे इंडियन मीडिया के लोग वहां नेपाल पहुंचे। एंड ये जो इंडियन मीडिया के लोग हैं, दे वेर अक्यूज ऑफ इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग, इनसेंसिटिव मीडिया या जर्नलिज्म। इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग का क्या मतलब है कि किसी का घर टूट गया है, लोग रो रहे हैं, किसी के परिवार में किसी की डेथ हो गई, और मीडिया वाले जाके पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, क्या हो गया, कैसे, जरा खुल के बताइए। सो सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज हम लोग तो इंडिया में इसके यूज टू हो चुके हैं। हमारी मीडिया तो ऐसे ही है, टू मच इंट्रूसिव। बट वेन दे committed similar kind of activities in Nepal. So that led to a kind of backlash in Nepal against Indian media, and that overall tarnished India's image in Nepal or amongst the people of Nepal. Ki in the time of such grievings, the media is acting in such an insensitive manner. तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई अप्रैल महीने में 2015 में। फिर 2015 में ही सितंबर अक्टूबर में नेपाल केम अप विथ इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये जो पहाड़ी लोग हैं, जिनका इन जनरल नेपाल पॉलिटिक्स में डोमिनेशन ज्यादा दिखता है, पहाड़ी लोगों के फेवर में था वो कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे ऐसे प्रोविजन थे विच वाज इन फेवर ऑफ द पहाड़ीज। तो और मधेसी लोगों के इंटरेस्ट कुछ हद तक नेग्लेक्ट किए गए थे। इंडिया ने इस इशू को रेज किया नेपाल की सरकार के साथ कि मधेसी इंटरेस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, so the constitution should be restructured, balanced in order to further give more importance to the madhesis interest। ऐसा भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया नेपाल की सरकार को। नेपाल की सरकार को लगा कि मधेसिस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया इज इंटरफेयरिंग इनटू इंटरनल मैटर्स ऑफ नेपाल, and that further created more trust deficit between India and Nepal। एंड देन व्हाट हैपेंड कि चूंकि मधेसीज के तो काफी सारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हुए थे इन द न्यूली प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015, तो मधेसीज लोग जो है अपोज कर रहे थे। मधेसीज तो आपको पता है ये तराई रीजन में सेटल्ड हैं। मधेसीज लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। तो इसको लेकर के कई सारे जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर के कंडीशंस खराब हो गए। अब लॉ एंड ऑर्डर के कंडीशंस खराब होने के कारण इंडिया से कई सारे जो एसेंशियल सप्लाई जाते हैं नेपाल में, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, दवाइयाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, पेट्रोल डीजल वगैरह, ये सारे जो सप्लाईज थे वो कुछ दिन के लिए हॉल्ट हो गए, क्योंकि लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब था, तो इंडिया से जाने वाले जो ट्रक्स हैं वो जाकर के बॉर्डर पे काफी दिन तक हॉल्ट हो गए। नेपाल को ऐसा लगा कि इंडिया ने जानबूझ करके सप्लाई काट दिया है ताकि नेपाल को और ज्यादा वो प्रेशराइज कर पाए इन ऑर्डर टू फुलफिल द राइट्स ऑफ मधेसी। तो ये जो तीन इवेंट्स हुए, insensitive media reporting, India's suggestion to Nepal government regarding safeguarding of Madhesis interest in their new constitution, and 2015 blockade after Madhesis unrest in the Tarai region. These three factors created an environment in Nepal completely anti-India, कि इंडिया जो है वो दादागिरी करता है, हमें दबाने की कोशिश करता है, अपना एक्सेसिव पावर या इन्फ्लुएंस को हमारे ऊपर इंपोज कर रहा है। सिंस देन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो
उस वक्त काफी मॉडरेट अप्रोच रखती थी चाइना और इंडिया के बीच में, इट हैज स्टार्टेड टू टेक कंप्लीटली प्रो चाइना अप्रोच। और जो पहाड़ी लोग हैं उस टाइम तक फिर भी थोड़ा मॉडरेट थे, दे हैव स्टार्टेड टू सपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एंड विद द होप टू हैव अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन विद चाइना एंड अडॉप्ट एंटी इंडिया स्टैंड। तो ये समस्या हुई है, थोड़ी सी गलतियां हुई हैं 2015 में, जिस कारण से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में काफी ज्यादा टेक्टोनिक शिफ्ट आया है। और यही कारण है कि आप देखोगे 2020 में, मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, नेपाल ने काफी पुराना एक बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में, काला पानी डिस्प्यूट, इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के नेपाल स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज इंडिया। हुआ क्या, ये देखिए, ये वाला रीजन आप देखो तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट लोकेशन है, लिम्पू धारा, लिपू लेख एंड काला पानी। दिस एरिया इज डिस्प्यूटेड बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। अभी इंडिया का एक अपना खुद का मैप है, एज पर दैट मैप these three regions belong to India. Nepal never objected to that, but yes, the fact is that this area as per Nepal was disputed, and this area which was disputed between India and Nepal was being negotiated कि हाँ ठीक है, इस पे चर्चा करके इसको फाइनल सेटल करेंगे। मुद्दा ये है कि मैप भारत के हिसाब से तीनों एरिया इंडिया का दिखाया जाता था। नेपाल ने उस मैप को एक्सेप्ट भी किया था, बट नेपाल हैड एन आइडिया दैट दिस एरिया इज ओवरऑल डिस्प्यूटेड, सो विथ नेगोशिएशन वी विल रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। और डिस्प्यूट के बाद हो सकता है कि एरिया वापस से नेपाल को मिल जाए, लेकिन नेपाल हैड एक्सेप्टेड दिस मैप टिल 2020। हुआ क्या, 2019 में इंडिया ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को चेंज किया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो उसके लिए इंडिया ने अपना एक नया मैप रिलीज किया। उस नए मैप में इंडिया ने फिर ये वाला रीजन जो है, पहले के मैप के हिसाब से ही इस रीजन को इंडिया का हिस्सा दिखाया। नेपाल ऑब्जेक्टेड टू इट, नेपाल ऑब्जेक्टेड द न्यू मैप, एंड इट डिड नॉट ऑब्जेक्टेड एट बायलैटरल लेवल, इंडिया के लेवल पे नहीं, इट ऑब्जेक्टेड एट इंटरनेशनल लेवल कि हाउ इंडिया इज वायलेटिंग सोवरेनिटी ऑफ नेपाल। इंडिया ने इस एरिया में कोई बदलाव नहीं किया था मैप में, इंडिया ने बस जम्मू कश्मीर का जो टेरिटोरियल जो रिफ्लेक्शन है उसको बदला था, पहले स्टेट से उसको यूनियन टेरिटरी बनाया था। इस एरिया के मैप एज इट इज रिलीज किए, येट नेपाल ऑब्जेक्टेड टू द न्यू मैप रिलीज बाय इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टिंग दीज रीजन्स एज पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हाउ नेपाल हैज बीन टर्निंग मोर प्रो चाइना टिल्ट सिंस 2015। और ये जो प्रो चाइना टिल्ट है, दैट बिकम्स मोर पैल्पेबल, मोर क्लियर, मोर अक्यूट व्हेन कम्युनिस्ट पार्टी इन नेपाल गेट्स इनटू पावर। मौजूदा टाइम में वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ही है पावर में, और यही कारण है कि आप अब देख सकते हैं कि नेपाल हैज साइंड 12 एग्रीमेंट्स विद चाइना रिसेंटली। दिस इंडिकेट्स फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेपाल चाइना एक्सिस, नेपाल बिकमिंग मोर एंड मोर प्रो चाइना। नेपाल अगर प्रो चाइना होता है तो दैट विल हैव डायरेक्ट इंप्लीकेशंस ऑन इंडिया, बिकॉज इंडिया एंड नेपाल हैव ओपन बॉर्डर एग्रीमेंट। मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम नेपाल टू इंडियन साइड एंड वाइस वर्सा इज वेरी इजी। So it will become easy for China and Pakistan, who anyway are considered to be all weather friends, to infiltrate illegal immigrants from Nepal side into India in order to create law and order disturbances, security challenges for India. तो नेपाल का चाइना एक्सेस में अलाइन होना, चाइना पाकिस्तान एक्सिस में अलाइन होना वुड बी अ डेंजरस थिंग फॉर इंडिया। सो 2015 में जो हमसे गलतियां हुई हैं, वी नीड टू चेंज दैट, वी नीड टू फर्दर और अगेन डेवलप नेपाल्स कॉन्फिडेंस इन इंडिया। हाल फिलहाल में जो अग्रीमेंट्स हुए हैं, 12 अग्रीमेंट्स नेपाल और चाइना के बीच में, उसमें से एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है कोऑपरेशन बिटवीन नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑफ नेपाल एंड चाइना फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। तो इंडिया ने 2015 के बाद से जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू काउंटर राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, इंडिया ने कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नेपाल के अंदर लिए हैं। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे लोकल बस सर्विस शुरू किया, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू किया, लाइब्रेरी बनाया नेपाल में। इंडिया ने नेपाल में यूपीआई भी लॉन्च किया। सो मेनी इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय इंडिया इन नेपाल इन ऑर्डर टू डू सम damage control that had happened in 2015. But overall, there is a trust deficit atmosphere, and that trust deficit atmosphere becomes more strong, and that leads to hostility between India and Nepal.
when Communist Party of Nepal gets into power. India will have to address this problem. India need not to force the situation. India just need to rely on the cultural connect between India and Nepal and geographical proximity between India and Nepal. नेपाल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाइना और नेपाल के बीच में हिमालयन माउंटेन्स are the real obstruction that will not allow coordination between Nepal and China beyond certain limit. तो इंडिया के पास ये दो एडवांटेज है, कल्चरल कनेक्ट हमारा मजबूत है नेपाल के साथ, ज्योग्राफिकल कनेक्ट मजबूत है. सो वी नीड नॉट टू वरी अ लॉट, वी जस्ट नीड टू address the trust deficit that has developed between the two sides since 2015. Nepal anyway, because of the geographical limitations, will not get into alignment with China beyond a certain limit. तो नेपाल चाइना एग्रीमेंट इंडिया नेपाल कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज है, जिसको हम लोग रोटी बेटी संबंध कहते हैं. इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुआ था 1950 में. बट पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल में अगर देखा जाए तो प्लेन एरिया मधेसीज का है, कल्चरल एफिनिटी विथ इंडिया, नेपाली कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं. जबकि हिली एरियाज को देखा जाए तो पहाड़ी एथनिसिटी है, कम्युनिस्ट पार्टी को वहां पे नॉर्मली लोग सपोर्ट करते हैं. चाइना टिल्ट इनका आपको देखने को मिलता है, ज्यादा इंक्लिनेशन. वाटर शेड मूवमेंट है 2015 का, ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, तब से आपको चाइना टिल्ट अप्रोच देखने को मिलता है. चाइना के कहने पे ही काला पानी डिस्प्यूट को इंटरनेशनलाइज किया नेपाल ने. हाल फिलहाल में 12 एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं नेपाल ने चाइना के साथ. ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जिन लोगों को हिंट्स पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो इसको अवॉइड करके खुद से आंसर लिखें. The next article is about Osiris Rex. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो ओसिरिस रेक्स है क्या, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा अबाउट दिस एस्टेरॉइड बेन्नू. एक एस्टेरॉइड है बेन्नू which revolves around the sun just like other planets like our earth revolves around sun. ये भी बेन्नू भी, एस्टेरॉइड बेन्नू is also revolving around sun and it has large carbon content. ये एस्टेरॉइड बेन्नू को कहा गया है पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉइड बिकॉज ये जिस एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, वो एक्सिस वो जिस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, दिस ऑर्बिट कट्स द ऑर्बिट ऑन विच अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ये देखिए ब्लू कलर से हमने दिखाया है वो ऑर्बिट जिस पे हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड. ग्रीन कलर से हमने दिखाया है बेन्नू, एस्टेरॉइड बेन्नू का वो ऑर्बिट जिस पे इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स. दैट मेक्स बेन्नू अ पोटेंशियली हजार्डस asteroid because there is a possibility that at some point of time in future Bennu might collide with Earth. That makes it a potentially hazardous asteroid. आप समझते हैं ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में. ओसिरिस रेक्स मिशन जो है ये नासा का एक मिशन है जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में, आज से 7 साल पहले, जिसका मेन मकसद था कि बेन्नू एस्टेरॉइड के ऊपर जाए, वहां से कुछ रॉक सैंपल कलेक्ट करे और वापस अर्थ के ऊपर आए. ये काफी रेयर मिशन है, इस तरह के मिशन इन जनरल देखे नहीं गए हैं. बट एक इस तरह का मिशन और है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसका मिशन है हायाबुसा मिशन. वहां पे भी इस तरीके से एस्टेरॉइड से सैंपल लाने का मिशन है. बट दिस पर्टिकुलर मिशन ओसिरिस रेक्स mission is of NASA whose aim was to bring rock sample from asteroid Bennu. इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है. 7 साल बाद 2016 में इसको भेजा गया था, 2023 में नाउ ओसिरिस रेक्स मिशन हैज रिटर्न्ड टू अर्थ सक्सेसफुली विथ अबाउट 250 ग्राम्स ऑफ मटेरियल गैदर्ड फ्रॉम एस्टेरॉइड बेन्नू. तो इस तरीके का कैप्सूल आप देख सकते हैं दैट ओसिरिस रेक्स हैज ब्रॉट डाउन टू आवर अर्थ फ्रॉम एस्टेरॉइड बेन्नू. और इसमें जो भी कंटेंट है, जो भी रॉक सैंपल है, उसको स्टडी करके दो चीजों के बारे में और बेहतर इंसाइट हमें मिलेगा. एक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि कैसे हमारी यूनिवर्स की शुरुआत हुई, उसके बारे में हमें बेहतर पता लग सकता है. और दूसरा वी विल गेट टू नो अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ. दो चीजों के बारे में हमें पता लग सकता है. दैट इज वाई ओसिरिस रेक्स मिशंस the rock sample which it has brought back to the earth is important. इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ लिखी गई है, कैसे 8 सितंबर को लॉन्च किया गया फ्रॉम फ्लोरिडा और कैसे ये 24 सितंबर 2023, 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया
and 24th September 2023 को the spacecraft has returned to Earth with this particular capsule which contains rock sample about 250 grams. यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं, इन बातों को याद रखना है फ्रॉम पीटी परस्पेक्टिव. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बहुत पासिंग रेफरेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, पहले न्यूज देख लेते हैं. भारत की एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट स्वाति नायक जी को प्रेस्टिजियस नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड के लिए चुना गया है. ये जो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड है दैट इज गिवन बाय रॉकफेलर फाउंडेशन एंड प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन. तो दोनों फाउंडेशन का नाम आपको याद रखना है. बेसिकली दोनों मिल करके नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड देते हैं. किसको दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड? एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जिन्होंने पब्लिक सर्विस में काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किया हो. पब्लिक सर्विस से हमारा मतलब है कि लोग आम किसानों की जिंदगी में काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किया हो ताकि लोगों के बीच में हंगर, माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके, नए तरह के क्रॉप्स डेवलप की हो. इस तरह के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट मस्ट बी ऑफ एज लेस देन 40. सो अवार्ड is given to an individual who is working closely and directly in the field. फील्ड पे काम करे, वर्कर्स, एनिमल हर्डर्स, फार्मर्स, उनके जीवन में पॉजिटिव तरीके से बदलाव लाए. ये जो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड है दैट ऑब्वियसली इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग. डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी के बारे में हम लोग अगले पेज पे देखेंगे, बट आपने इनका नाम जरूर सुना होगा रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन. इन्होंने ही हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स डेवलप किए जिसको फिर अलग अलग देशों में जिनकी मदद से ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया जा सका. एक बार जरा और पढ़ लेते हैं स्वाति नायक जी के बारे में. एज आई सेड शी इज एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बट शी कम्स फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. इनको लोकली उड़ीसा में शी हैज बीन एक्टिव ऑन फील्ड. उनको लोकली उड़ीसा में बिहाना दीदी नाम से जाना जाता रहा है. लोकल स्मॉल लैंड होल्डर फार्मर्स के लिए वो एक नई तरह की सीड वैरायटी उन्होंने डेवलप की है विच इज क्लाइमेट रेजिलिएंट, न्यूट्रिशियस and that has helped in addressing the problem of hunger and malnutrition to great extent locally in Orissa. स्वाति नायक जी भारत से तीसरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं जिनको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला है. इसके पहले अदिति मुखर्जी गॉट इन 2012 एंड महालिंगम गोविंद राज गॉट इट इन 2022. नॉर्मन बोरलॉग जी के बारे में अगर बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग जी को कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड इनको माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स डेवलप किए जिसकी मदद से मेक्सिको में, फिलीपींस में, इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस को कई टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज किया जा सका, जिस कारण से इन देशों के अंदर अक्यूट फूड शॉर्टेज एंड हंगर के प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सका. इसी कारण से इनके कंट्रीब्यूशन के कारण ही नॉर्मन बोरलॉग जी को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है. भारत की तरफ से इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है. ये सारी बातें यहाँ लिखी, इनको रट लेना है पीटी पर्सपेक्टिव से. मेंस में भी कहीं पासिंग रेफरेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था नारी शक्ति वंदनम, नॉट करेक्ट. दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. SC ST के लिए तो है सब रिजर्वेशन लेकिन OBC के लिए नहीं है, और 2/3 नहीं है, 1/3 रिजर्वेशन. बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर इज बोथ. ये मेंस क्वेश्चन था. व्हाट we are what our thoughts have made us, so take care about what you think. Words are secondary, thoughts live, they travel far. तो बेसिकली आपको यहाँ पे बताना था कि आपके जो थॉट्स हैं वही आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप करता है. तो जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, जिस तरीके का खाना खाते हैं उस तरीके का हमारा फिजिकल हेल्थ बनता है. तो शरीर का खाना जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है. मन का खाना, स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट का खाना क्या है? थॉट्स. वही सारी आपको बातें हाईलाइट करनी थी. एनी लिविंग एंटिटी हैज 2 डायमेंशंस, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डायमेंशन. स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट जो है दैट सेपरेट्स ह्यूमन फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज. तो इंसान और बाकी जीव जंतुओं में क्या अंतर है? हमारा स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट है और हमारा इंटेलेक्ट को हमें नर्चर करते रहना चाहिए. तो नर्चरिंग के लिए वी नीड टू हैव गुड थॉट्स. इसी के बेसिस पे मैंने ये सारे आंसर लिखा है. एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं टू हैव एन आइडिया. That's all from our side for today. Thanks for watching.